वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं कुणाल प्रताप सिंह। हम लोग संविधान को एक क्रम से देखते आ रहे हैं और सुविधा की दृष्टि से हर वीडियो पर उसका वीडियो नंबर डाल दिया ताकि ये नहीं कहीं से भी वीडियो उठा लो, एक क्रम से वीडियो नंबर 1 2 3 4 इस तरह से सीरीज से देख सकें और नोट्स बना सकें। तो हमने संविधान में भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 पढ़ चुका है। भाग 5 जो है वो थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक आ जाते हैं, तो इसको कई पार्ट में हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, इसकी थोड़ा ज़्यादा वीडियो हो जाएंगी भाग 5 की। क्यों? क्योंकि हम अनुच्छेद तो सभी देख रहे हैं एक तरफ से, सारे अनुच्छेद, और मेन पर टिक करते जाएंगे। ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो हमने देखा था जो भाग 5 था, जो संघ आता है जिसमें भाग 5 में, ठीक, भाग 6 में राज्य आ जाता है। तो वो जो संघ था यूनियन, उसको इन पार्टों में डिवाइड कर दिया, ए से लेके आई तक। ठीक, जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से 73, मंत्रिपरिषद 74 से 75, महान्यायवादी 76 से 78। वैसे महान्यायवादी का अनुच्छेद केवल 76 तक ही है। ठीक है, उसके बाद में वो मंत्रिपरिषद ही आ जाता है। जैसे 77 और 78 में मंत्रिपरिषद के बारे में ही बताया गया है। महान्यायवादी का केवल अनुच्छेद 76 है। संसद के बारे में 79 से 88 और संसद के अधिकारी 89 से 100। इस तरह से कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में क्या है वो सारी चीज़ें उसको बांट दिया है। ठीक है, तो हम लोग ए को देख चुके हैं, राष्ट्रपति को, बी भी देख लिया, उपराष्ट्रपति। अब इसमें हम सी और डी को देखेंगे एक साथ, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी को। ठीक, इन दोनों को हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर हम बात करें अनुच्छेद, तो ज़्यादा अनुच्छेद नहीं है इसमें, और इम्पोर्टेंट अनुच्छेद की बात करें तो केवल अनुच्छेद 74 और एक अनुच्छेद 76, ये दोनों परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ अनुच्छेद से इतना नहीं आता है, ये 76 अनुच्छेद आ जाता है महान्यायवादी के ऊपर, वरना तो यहाँ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनमें से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक, तो हम एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं इनको समझेंगे। अनुच्छेद इसमें इतने नहीं आते पेपर में, एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा आती हैं, तो हम उन सब चीज़ों को एक तरफ से देखेंगे। अनुच्छेद ग्रीन इंक से लिखे हुए हैं और जो ब्लैक इंक है वो उसको डिफाइन करने के लिए, समझने के लिए ब्लैक इंक से बताया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं सी जो है मंत्रिपरिषद, जो अनुच्छेद 74 से 75 तक है उसके बारे में। तो अनुच्छेद 74 में बोला है कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक, एक मंत्रिपरिषद क्या होगी? जो राष्ट्रपति को सलाह देती है और राष्ट्रपति के सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के जिक्र है। अब बात करें जो मंत्रिपरिषद है उसका जो अध्यक्ष होता है पीएम। ठीक है, मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है, हेड होता है, वो पीएम हो गया। ठीक, ये 74। तो इसका मतलब मंत्रिपरिषद की जो अगर बात करें कि राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ये जो बोला गया वो अनुच्छेद 74 में। ठीक, फिर अनुच्छेद जो 75 है उसमें क्या है, मंत्री के बारे में जो बाकी जो बातें लिखी गई हैं वो अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 74 में केवल इतना ही बोला है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, हेल्प के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, लेकिन बाकी जो मंत्रियों को अगर डिफाइन किया है तो वो अनुच्छेद 75 में। बाकी सारी चीज़ें जो है मंत्रियों की व्यवस्था 75 में। अब जो ये जो चीज़ लिखी हुई ये अनुच्छेद 75 का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मंत्रियों के बारे में, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट, मंत्रिमंडल, ठीक, राज्य प्रभार, राज्य मंत्री, अतिरिक्त प्रभार। ठीक है, ये सारी चीज़ें सब क्वेश्चन यहाँ से बन के आते हैं, इसलिए ये एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने वहीं शामिल कर दिया, मंत्रियों के बारे में है तो वहीं लिख दिया है। ठीक है, जबकि ये अनुच्छेद 75 में ये सारी चीज़ें नहीं है, पर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने मंत्रियों की बात हो रही है तो, क्योंकि हम मंत्रिपरिषद है ये सी, तो इसलिए मैंने मंत्रियों के बारे में टोटल जानकारी यहाँ इतने बीच में दे दी है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत उठ के आते हैं, तो देखते हैं मंत्री के बारे में, देखते हैं मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद वगैरह क्या होता है, देखते हैं। तो विभिन्न कार्यों को अलग अलग विभागों में बांटा गया है जिसकी देखरेख मंत्री करते हैं। ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं, जैसे एक सड़क वगैरह बनाने के लिए सड़क परिवहन मंत्री हो गए। ठीक, पोस्टर वगैरह, डाक वगैरह के लिए अलग मंत्री हो गए, संचार विभाग संभालने के लिए। तो हर जो काम होते हैं या विभाग होते हैं उनको, कामों को कई विभागों में तोड़ दिया गया है। ठीक, कामों को विभागों में तोड़ दिया गया है कि ये इस विभाग का होगा, ये इस विभाग का। ठीक है, तो जैसे कानून का विभाग हो गया तो वो कानून का जो भी काम हो गया कानून विभाग में हो गया, सड़क का जो काम हो गया सड़क विभाग हो गया। ठीक, तो इस तरह से हर काम को एक विभाग में तोड़ दिया गया है और हर विभाग का एक मंत्री होता है। ठीक, तो विभिन्न कार्यों को अलग अलग विभागों में बांट दिया गया है और उस विभाग की देखरेख जो होता है वो मंत्री करते हैं। अब मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, पर सलाह किसकी, पीएम के अकॉर्डिंग। दरअसल रियलिटी में क्या होता है कि पीएम के ही अंडर में सब कुछ होता है। मंत्री जो बहुमत दल होता है उसका नेता जो है वो अपना मंत्रियों की नियुक्ति कर लेता है। राष्ट्रपति वो लिस्ट भेज देता है कि ये मंत्री हैं, राष्ट्रपति उसी पर सिग्नेचर कर देते हैं कि हाँ ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा कर लो।
पर जो नियुक्ति का जो नाम होता है वो राष्ट्रपति का होता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही एंड में सिग्नेचर करके उनको अथॉरिटी देते हैं कि हाँ ठीक है तुम मंत्री हुए। मंत्रिपरिषद पीएम के अधीन होता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद किसके अधीन काम करती है? पीएम के। लेकिन अगर बोलें कि किसके प्रति जिम्मेदारी होगी, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ठीक। मंत्री जो अधीन काम करती है, पीएम के अंडर में काम करती है मंत्रिपरिषद, और उसका जो अध्यक्ष होता है पीएम होते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, प्रधानमंत्री, वो मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं, ठीक। लेकिन जो अगर बात करें कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि क्वेश्चन यही आ जाता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, सीधा क्वेश्चन उठ के आ जाता है। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब बात करें मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं वो किसके सदस्य होते हैं, लोकसभा के या राज्यसभा के? तो जो मंत्री होते हैं, मंत्री कई तरह के होते हैं वो भी सब देखेंगे अभी। मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी, लेकिन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसलिए अगर राज्यसभा का भी कोई आदमी मंत्री बन जाता है तो वो लोकसभा में आके बैठ सकता है, ठीक है, क्योंकि लोकसभा के प्रति उन्हें जवाबदेही होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति ऑप्शन आए तो राष्ट्रपति भी कर दें कि राष्ट्रपति के लिए भी उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद, और अगर राष्ट्रपति ना आए तो लोकसभा के प्रति। तो मंत्रिपरिषद जो होते हैं, मंत्री होते हैं, वो किसी भी सदन का आदमी हो सकता है, लोकसभा का भी राज्यसभा का भी, और अगर वो राज्यसभा का है तो वो लोकसभा में बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि जब जवाब देना होता है तो लोकसभा में बैठ के ही जवाब देना होगा, क्योंकि वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक। अगर मान लो वो किसी भी सदन का नेता नहीं है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का, और उसको मंत्री बना दिया, ठीक, तो उसकी जिम्मेदारी को उसको 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन में एंट्री करनी है। 6 महीने तक वो मंत्री रह सकता है। अगर वो किसी भी सदन का आदमी नहीं है तो उसको 6 महीने के, और उसको मंत्री बना दिया, ना लोकसभा का आदमी है ना राज्यसभा का, और उसको मंत्री बना दिया गया, तो उसकी जिम्मेदारी के 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ पीएम के लिए, प्रधानमंत्री के लिए भी लागू है, ये चीज़ मंत्रियों के लिए भी लागू है, ठीक है, पीएम और मंत्री के लिए, दोनों के लिए। जब उनको ये पद दे दिया जाता है तो उन्हें 6 महीने के अंदर किसी भी सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना जरूरी हो जाता है, वरना उनका वो जो पद है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अब आगे बात करें, पीएम की मृत्यु या त्यागपत्र देने से जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, वो स्वतः ही भंग हो जाएगी। अगर पीएम ने त्याग दे दिया तो जो मंत्रिमंडल है वो भी अपने आप में खत्म समझा जाएगा, ठीक है, वो स्वतः ही भंग हो जाएगा, मतलब वो मंत्रिमंडल खुद से भंग हो जाएगा, या मंत्रिपरिषद। अब देखते हैं मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो मंत्रियों को बांटा गया मेन रूप से 4 भागों में, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और ये स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, जो कि राज्य मंत्री होते हैं, और उप मंत्री, ठीक है। अगर हम बात करें कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, तो हमने देखा था जो भी कार्य होते हैं देश के, उनको विभागों में बांट दिया गया है, ठीक, और जो विभाग है उसका जो प्रधान होता है वो होता है मंत्री, कैबिनेट मंत्री। किसी भी विभाग का जो सबसे प्रधान होता है, मेन जो व्यक्ति होता है, उसको संचालन करने वाला, वो होता है कैबिनेट मंत्री। उसके बाद में राज्य मंत्री क्या हो गया, तो कैबिनेट मंत्री की हेल्प के लिए हर विभाग में एक या एक से ज़्यादा राज्य मंत्री हो सकते हैं। किसके लिए? कैबिनेट मंत्री के अंडर में राज्य मंत्री काम करते हैं। राज्य मंत्री का मतलब ये नहीं होगा कि हर राज्य में एक मंत्री होगा, ठीक है ना। यहाँ राज्य मंत्री का मतलब ये नहीं कि राज्य में मंत्री होगा, नहीं, हर विभाग में राज्य मंत्री जरूर होगा। राज्य मंत्री ये किस में काम करते हैं? विभाग में, ना कि राज्य में। राज्य मंत्री का मतलब ये नहीं कि वो राज्य में, हर राज्य का, जैसे 29 राज्य हैं तो 29 राज्य के 29 मंत्री हो गए, ऐसा मतलब नहीं है, ठीक है। राज्य का मतलब यहाँ स्टेट से नहीं लगाना। राज्य मंत्री का मतलब हो गया जो कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आते हैं। और कैबिनेट मंत्री क्या होता है? किसी भी विभाग का सर्वोच्च मंत्री होता है। तो राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आते हैं, ये एक विभाग में या तो एक होगा या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए कैबिनेट मंत्री की अगर वर्तमान में संख्या देखें तो 29 है और राज्य मंत्री की 47। तो ये भी याद कर लेना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक। अब बात करें राज्य मंत्री की। राज्य मंत्री नहीं, ये स्वतंत्र प्रभार आता है, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि कैबिनेट मंत्री का पद अनुपस्थित है, मतलब कैबिनेट मंत्री बाहर गए या वो नहीं है, तो उनकी जगह पर देश में राज्य मंत्री उनकी जगह काम करते हैं। तो वो राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में उनकी जगह काम कर रहे हैं, वही बोले जाते हैं स्वतंत्र प्रभार। ऐसे फिलहाल कितने हैं? 2 स्वतंत्र प्रभार अभी हैं, ठीक है। कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में राज्य मंत्री जब कैबिनेट मंत्री का काम करने लगता है उस विभाग में, तो वो राज्य मंत्री ही स्वतंत्र प्रभार बोला जाता है, ठीक है।
फिर आता है उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री क्या हो गए, जो राज्य मंत्री के अंतर्गत आते हैं, कि ये तो स्पेशल कंडीशन होगी कि जब ये ना हो तो उसकी जगह जब ये काम करता है तो ये बन गए, तो ये स्पेशल कंडीशन है। उप मुख्यमंत्री क्या होता है, राज्य मंत्रियों की हेल्प के लिए उप मंत्री इनके राज्य मंत्री के अंडर में आते हैं उप मंत्री। ठीक, तो ये हो गए 4 प्रकार के मंत्री। अब इसके बाद में देखते हैं सुपर कैबिनेट और किचन कैबिनेट। इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी देख लेते हैं। सुपर कैबिनेट दरअसल जो योजना आयोग है उसको सुपर कैबिनेट बोल देते हैं। ठीक है, वैसे कोई अथॉरिटिकल नहीं है, योजना आयोग को सुपर कैबिनेट बोल देते हैं। हाँ, पर जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि योजना आयोग को नीति आयोग में कब बदला गया। दरअसल योजना आयोग का काम क्या होता था कि राज्यों को जो पैसे का आवंटन है वो एक काम हो गया इनका, और दूसरा मेन काम होता है कि केंद्र सरकार के लिए जो योजनाएं बनाना, नई नई नीतियां बनाना, प्लानिंग करना, वो योजना आयोग का काम होता है। लेकिन मोदी सरकार ने 17 अगस्त 2014 को योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग रख दिया। तो काम तो इसका वही है, सरकार के लिए नई नई नीतियां बनाना, सोचना, एक तरह से सरकार का थिंक टैंक हो गया। क्वेश्चन ये आया हुआ था कि केंद्र सरकार के लिए थिंक टैंक का काम कौन करता है, तो नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर ले, तो आप कोई भी ऑप्शन आता है तो नीति आयोग टिक करना है। क्वेश्चन ये भी आया था एक बार कि योजना आयोग को नीति आयोग में कब बदला, तो ऑप्शन में केवल 2014 था, पर मैंने यहाँ पूरी डेट लिख दी 17 अगस्त 2014 को। ठीक है, और वहाँ जो ऑप्शन पेपर में आया था वो 2014 आया था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें अनुच्छेद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये एक्स्ट्रा चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, इनमें क्या क्या अंतर होता है। तो मंत्रिपरिषद जो होते हैं ये सारे हो गए मंत्रिपरिषद। ठीक है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उपमंत्री, और इसके अलावा पीएम मतलब प्रधानमंत्री। ठीक है, क्योंकि मंत्रियों, ये कैबिनेट मंत्री वगैरह कोई भी मंत्रिपरिषद होगी उसका जो मेन लीडर है वो तो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री खुद, फिर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उपमंत्री, ये चारों, और इसके अलावा प्रधानमंत्री, ये सब मिलके बोले जाते हैं मंत्री परिषद। अब बात करें फिर मंत्रिमंडल क्या हो गया, तो मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री आ जाएंगे, उसके अलावा कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार ये दोनों, राज्य मंत्री नहीं। अब बात करें कि स्वतंत्र प्रभार बड़ा है या राज्य मंत्री बड़ा है, तो स्वतंत्र प्रभार बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में कैबिनेट मंत्री की जगह काम करता है। ठीक है, तो स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्री और पीएम, ये तीनों जो होते हैं ये काम करते हैं मंत्रिमंडल का। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो मंत्रिमंडल, क्यों मैंने तो यहाँ एक्स्ट्रा में समझाया हुआ है जी, अगर यह है कि मंत्रिमंडल का सबसे पहले जो शब्द का प्रयोग है वो किस अनुच्छेद में किया है, तो वो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, हालांकि मैं समझा इसको अनुच्छेद 75 में रहा हूँ, क्योंकि मंत्रियों के बारे में है, तो यहाँ मैंने मंत्रियों का डिटेल समझा था। क्योंकि हम केवल अनुच्छेद ही नहीं देख रहे, हम उसको डिटेल में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है हम उन सभी चीज़ों को देख रहे हैं एक तरह से। वरना क्या फायदा अनुच्छेद पढ़ लिए एक एक लाइन में, क्वेश्चन उनके अंदर से बन के आ रहा है, जैसे नीति आयोग वगैरह हो गया, या और कैबिनेट मंत्री की संख्या कितनी कुछ और आ गया, तो फिर उन अनुच्छेद को पढ़ने से क्या फ़ायदा। और ऐसा होता भी है, अनुच्छेद ना के उनके अंदर का पूछ लेते हैं। तो हमने हो गया पढ़ लिया स्वतंत्र प्रभार। अब इसके बाद में एक और आता है अतिरिक्त प्रभार। ठीक है, यहां देख लेते हैं अतिरिक्त प्रभार। अतिरिक्त प्रभार ये क्या होता है? ठीक है, अतिरिक्त प्रभार क्या होता है कि कभी कभी एक कैबिनेट मंत्री अपना काम किसी दूसरे कैबिनेट मंत्री पर छोड़ देता है। मतलब एक कैबिनेट मंत्री अपना काम दूसरे, या अपनी जिम्मेदारी दूसरे कैबिनेट मंत्री पर ही सौंप देता है। ठीक है, अपने विभाग का काम दूसरे कैबिनेट मंत्री पर। तो जो दूसरा कैबिनेट मंत्री है इस पर डबल काम हो गया, अतिरिक्त काम हो गया, तो उसको बोलते हैं अतिरिक्त प्रभार। ठीक है, जब एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री की बात हो रही है, एक मंत्री दूसरे मंत्री पर कैबिनेट का ही अपना काम जिम्मेदारी सौंप देता है, जो दूसरा वाला हो गया वो बोलेगा कि हाँ मेरे पे अतिरिक्त प्रभार आ गया, क्योंकि मैं अपना भी कर रहा हूँ और अतिरिक्त में दूसरे का भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो हो गया अतिरिक्त प्रभार। तो ये चीज़ क्लियर होगी मंत्रियों के बारे में, क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कहीं से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं महान्यायवादी, जो कि अनुच्छेद 76 से 78 है। तो क्वेश्चन यहाँ ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि महान्यायवादी के ऊपर, वैसे देखा जाए बोलने के 76 से 78, पर महान्यायवादी का जो है केवल अनुच्छेद 76 ही है, बाकी तो ये मंत्री के ही ऊपर हैं अनुच्छेद। ठीक है, तो अनुच्छेद 76 बोलता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, मतलब अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अब बात करें महान्यायवादी की होता क्या है,
दरअसल महान्यायवादी जो होता है वो केंद्र सरकार का सबसे बड़ा एक वकील हो गया एक तरह से, ठीक है। इसकी योग्यता जो होती है वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसके जितनी होती है। तो ये केंद्र सरकार का कोई भी केस हो वो सब यही लड़ता है महान्यायवादी। तो एक तरह से कानून के संबंध में अगर केंद्र सरकार को कोई भी विचार विमर्श करना हो तो वो महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ही देगा। क्यों? क्योंकि कानून के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा निपुण होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज जितनी इसकी खुद की योग्यता होती है महान्यायवादी की, जितना सुप्रीम कोर्ट का जज जानता है उसकी योग्यता होती है उतनी अकेली इस अटॉर्नी जनरल की होती है। अब बात करें किस कोर्ट में जाके ये लड़ सकता है, तो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में ये लड़ने को स्वतंत्र है। किसका केस लड़ता है? तो ये केंद्र सरकार का केस लड़ेगा ये। अब बात करें क्या ये कोई मतलब इसको कोई संवैधानिक पद है ये, तो ये जो है केवल संवैधानिक मतलब ये ऐसा नहीं कि सरकारी पद हो। इसका कार्यकाल भी जो होता है वो 5 साल के लिए, जरूरी नहीं 5 साल के लिए हो। राष्ट्रपति जब चाहे इसको नियुक्त करें और जब चाहे इसको हटा दें, ठीक है। कोई फिक्स पद नहीं है, ये केवल हेल्पिंग के लिए सरकार इसको रखती है। तो इसका कार्यकाल भी 5 साल के लिए, पर इसको उसके पहले भी राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा देगा, कोई निश्चित नहीं है। इसकी जो सैलरी आती है, सैलरी दी जाती है, वो भी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं पीएम के अपने निजी फंड में से दी जाती है, ना कि सरकार के फंड में से। मतलब जो गवर्नमेंट हो गया, जो वित्त डिपार्टमेंट हो गया, उसमें से इसको सैलरी नहीं जाती है, ठीक। तो वही चीज़ है, ये किसी भी कोर्ट में मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह किसी भी कोर्ट में केंद्र सरकार का मुकदमा लड़ती है। कार्यकाल 5 वर्ष है वो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको कभी राष्ट्रपति एक हेल्प के लिए बुलाते हैं। सरकार का क्या है कि अगर सरकार को किसी भी कानून के बारे में जानकारी लेनी होगी तो वो अटॉर्नी जनरल जो महान्यायवादी है वो सुप्रीम कोर्ट को राय मशवरा देते हैं। अच्छा, ये संसद का सदस्य नहीं होता, महान्यायवादी जो है वो संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन संसद की कार्यवाही में ये भाग ले सकता है। क्यों? क्योंकि मान लो संसद में कानून बनते हैं और किसी भी कानून के पक्ष में सही क्या है गलत क्या है वो अगर राय मशवरा लेना होगा तो ये अटॉर्नी जनरल देता है। तो ये संसद का सदस्य नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अटॉर्नी जनरल है वो संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन कार्यवाही में भाग लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अनुच्छेद 77। उसमें क्या है कि भारत सरकार के समस्त कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से पूरा होता है। वैसे जो समस्त कार्य हैं वो कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं, पीएम और कार्यपालिका करती है, लेकिन जो नाम होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। क्यों? क्योंकि एंड में कोई भी कानून वगैरह बनता है तो राष्ट्रपति उसको सिग्नेचर करके एक अथॉरिटी देते हैं कि हाँ ठीक है ये पास हुआ। तो नाम होगा राष्ट्रपति का, जबकि कार्यपालिका में काम तो कार्यपालिका जो कार्य होंगे वो कार्यपालिका और प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो ये बोला है कि भारत सरकार समस्त कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से पूरा होगा। राष्ट्रपति नहीं करता, राष्ट्रपति के नाम से पूरा होगा, मतलब एंड में सिग्नेचर राष्ट्रपति को करना होता है। अनुच्छेद 78 जो बोलता है वो बोलता है कि पीएम का जो प्राइम मिनिस्टर है, दरअसल प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, राष्ट्रपति और जो कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद है उनके बीच में एक एजेंट होता है। जो भी संसद में काम होते हैं उसको राष्ट्रपति को बताने का काम प्रधानमंत्री करते हैं, या मंत्रियों के और राष्ट्रपति के बीच में जो सेतु का काम करता है। कोई भी चीज़ों के बारे में अगर मंत्रिमंडल का कोई भी चीज़ अगर सूचना राष्ट्रपति को पहुंचानी हो तो प्राइम मिनिस्टर को ही करना होता है। तो ये बीच में एजेंट हो गए। तो वही चीज़ है कि पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है प्रधानमंत्री, उनका कर्तव्य है या जिम्मेदारी है कि संसद की कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को दें। मतलब कोई भी चीज़ मंत्री या संसद की कोई भी चीज़ है वो राष्ट्रपति तक जो पहुंचेगी वो पीएम के थ्रू पहुंचेगी, वो हो गया अनुच्छेद 78। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल अनुच्छेद 76 सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें मैंने बीच में बताता गया हूँ क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे नीति आयोग वगैरह से, और ये अटॉर्नी जनरल का आ सकता है, ठीक है। अब एक टॉपिक और बच गया उप प्रधानमंत्री का, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था हम यहाँ केवल अनुच्छेद ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आते हैं हम उनको भी साथ के साथ देखते चलेंगे, ठीक है। वरना फिर फायदा क्या, क्योंकि हमें क्वेश्चन पेपर में नंबर ज़्यादा लेके आने हैं, खाली अनुच्छेद पढ़ने से नंबर ज़्यादा अच्छे नहीं आएंगे। तो उप प्रधानमंत्री का देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। तो उप प्रधानमंत्री का संविधान में कोई खास जिक्र नहीं है स्पेशल रूप से उप प्रधानमंत्री के बारे में, ठीक, लेकिन उप प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि केवल राजनीतिक अपनी राजनीतिक जो उनकी मनोकामनाएं, राजनीतिक इच्छा शक्ति पूरी करने के लिए उप प्रधानमंत्री का पद जोड़ दिया गया है। संविधान में इसके बारे में कुछ खास जिक्र नहीं है, ठीक। अच्छा, अब बात करेंगे उप प्रधानमंत्री अभी तक कितने रह चुके हैं। तो 7 अभी तक उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगर हम सबसे पहले उप प्रधानमंत्री की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री थे। देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गृह मंत्री भी थे और साथ के साथ उप प्रधानमंत्री भी थे।
अब सबसे लास्ट में बात करें, सबसे लास्ट में उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो लाल कृष्ण आडवाणी सबसे लास्ट में उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसके बाद में अभी तक कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और सबसे लास्ट में लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये और ये। अब तक कितने उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो 7। अब बात की है कि उप प्रधानमंत्री का काम क्या होता है। तो जब कभी प्रधानमंत्री नहीं होते, प्रधानमंत्री बाहर गए होते हैं, तो उनका जो काम होता है वो उप प्रधानमंत्री संभालते हैं। अब बात करें अगर उप प्रधानमंत्री नहीं है, जैसे अभी के केस में अभी जो मंत्रिमंडल है उसमें उप प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी के बाद में कोई उप प्रधानमंत्री नहीं बना। तो उप प्रधानमंत्री अगर नहीं होता और प्रधानमंत्री बाहर गए हुए होते हैं, तो उनकी पीछे एब्सेंस में जो गृह मंत्री होते हैं, होम मिनिस्टर, वो काम करते हैं, मतलब प्रधानमंत्री का काम करते हैं। तो अगर उप प्रधानमंत्री होते हैं तो प्रधानमंत्री के एब्सेंस में उप प्रधानमंत्री काम करते हैं, और अगर ये नहीं है तो गृह मंत्री ही प्रधानमंत्री के एब्सेंस में काम करते हैं। तो इस तरह से ये हमने आज मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी देख लिया। नेक्स्ट वीडियो हम आगे जो बचा हुआ है इसको कवर करेंगे। बाकी मैंने हिस्ट्री जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मैंने पूरी कंप्लीट करा चुकी है, और उसके बाद में भूगोल भी पूरी मैंने कंप्लीट करा चुकी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो उनको देख सकते हैं। सुविधा के लिए वीडियो नंबर पड़े हुए हैं, तो एक तरफ से नोट्स उतार सकते हैं। धन्यवाद।